नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रेम यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस जोन पर। आज हम करेंगे दिल्ली पुलिस B1 एग्जाम के लिए PPR अध्याय 21 प्रतिरोधी निरोधी एवं फौजी संगठन। 21.2 इलाका मजिस्ट्रेट के साथ संबंध। 21.3 गांव के जेलदार, लंबरदार, प्रधान और चौकीदार। 21.3 का 4 और 22.78 चौकीदार के थाने में आने जाने की रोजनामचे में रपट। 21.4 स्थानीय एवं विशेष कानून के अधीन पुलिस के कर्तव्य। दोस्तों, जो लाल कलर से PPR बोल्ड कर रखे हैं वो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। 21.5 भगोड़े और अपराधियों को शरण देने वाले। 21.8 SP की खुफिया नोटबुक। 21.9 SP की वीकली डायरी नंबर 1। 21.15 मासिक अपराध डायरी। 21.16 पुलिस प्रशासन की वार्षिक रिपोर्ट। 21.17 वार्षिक रिपोर्ट का फॉर्म। 21.19 पब्लिक मीटिंग मतलब जनसभाएं। 21.20 मेले और त्योहारों की रिपोर्ट। 21.21 कानून व्यवस्था के संबंध में राजनीतिक और सांप्रदायिक गतिविधियों पर नजर। 21.22 और 22.29 धार्मिक जुलूस। 21.22 का 4 धार्मिक जुलूस निकालने के लिए लाइसेंस लेने का फॉर्म। 21.23 प्रेस में विज्ञापन। 21.23 का 2 पोस्टर व लीफलेट की छपाई के लिए नियम 11.57 के 3 के निर्देश हैं इसमें। 21.25 गुप्तचर विभाग CID में नियुक्ति। 21.25 A CID में अनुशासन। 21.26 CID की ड्यूटी। 21.32 वे परिस्थितियां जिनमें आयु की सहायता गुप्तचर विभाग कर सकता है। 21.33 गुप्तचर विभाग के अधिकारी पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट देंगे। 21.34 कस्बों और शहरों में पुलिस संगठन मतलब बीट व पेट्रोलिंग ड्यूटी पुलिस रूल 2.2 के 2 के तहत। 22.25 नियम 21.34 के बीट व गश्त ड्यूटी के संबंध में आदेश दिए गए हैं, मतलब बीट व पेट्रोलिंग ड्यूटी के संबंधित आदेश इसमें दिए गए हैं 22.25 में। आप सोच रहे होंगे कि 21.34 के बाद इन्होंने 22.25 ले लिया, तो 22.25 मैंने इसलिए लिया है कि ये इससे संबंधित है बीट व पेट्रोलिंग ड्यूटी से। और जब भी कोई एक दूसरे PPR से संबंधित PPR ऐसे आएंगे तो मैं उनको साथ में ही बता दूंगा, आप ये मत सोचना कि गलत लिख दिया। 21.35 CIA सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। 21.37 TI की ड्यूटी। अध्याय 22 पुलिस थाना। 22.1 SHO। 22.1 का 1 SHO की ड्यूटी। 22.2 ASI और SI। 22.3 थाने का मुंशी। 22.4 मुंशी की ड्यूटी। 22.5 लेखाकार के रूप में मुंशी की ड्यूटी। 22.6 रिकॉर्ड कीपर MHCR के रूप में मुंशी की ड्यूटी। 22.7 कस्टोडियन ऑफ प्रॉपर्टी MHCM के रूप में मुंशी की ड्यूटी। 22.8 थाने का मुंशी 24 घंटे थाने में हाजिर रहेगा। अगर मुंशी किसी अन्य कार्य के लिए कहीं जाता है तो सहायक मुंशी काम देखेगा। 22.10 थाने की देखभाल या निगरानी मतलब संतरी और DO। 22.10 का 2 हवालात में कैदी या मालखाने में कोई कीमती सामान या फाटक में पशु हो तो अलग से एक संतरी निगरानी के लिए लगेगा। 22.11 गिनती, हाजिरी, रोल कॉल मतलब रोल कॉल या ब्रीफिंग। 22.12 ड्यूटी पर जाने से पहले निरीक्षण। 22.13 कवायद या परेड। 22.14 और 26.4 थाने का हवालात मतलब लॉकअप। 22.15 सार्वजनिक संपत्ति पब्लिक प्रॉपर्टी। 22.16 केसों से संबंधित प्रॉपर्टी केस प्रॉपर्टी। 22.18 संपत्ति की अभिरक्षा कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी। 22.18 का 2 माल मुकदमा मतलब केस प्रॉपर्टी की चेकिंग की रिपोर्ट रोजनामचे में लिखी जाएगी। 22.25 नियम 21.34 की बीट व गश्त ड्यूटी से संबंधित आदेश दिए गए हैं इसमें। 21.34 बीट व गश्त ड्यूटी बीट और एंड पेट्रोलिंग ड्यूटी ये पहले भी मैंने बताया था। 22.26 सेना की टुकड़ियों के पड़ाव। 22.28 घाटों की ड्यूटी। 22.29 और 21.22 धार्मिक जुलूस। 22.31 माता पिता द्वारा त्यागा हुआ बच्चा। 22.33 सांपों एवं जंगली जानवरों को समाप्त करना। 22.34 स्वामी रहित कुत्तों को नष्ट करना। 22.35 नहरों में लाशों मतलब डेड बॉडीज की प्राप्ति रूल 15.16 के तहत लाशों को निकालने पर इनाम।
22.36 महामारी को फैलने से बचाने के विषय में पुलिस की ड्यूटी। सेक्शन 35 डीपी एक्ट में भी महामारी को फैलने से बचाने के लिए सीपी साहब कुछ निर्देश जारी करते हैं। 22.37 पुलिस भवनों की मरम्मत रिपेयरिंग, मतलब पुलिस भवनों में नए हिस्से जोड़ना या बदलना। 22.38 अपराधी व्यक्ति का भोजन। 26.27 और 27.27 में भी अपराधी व्यक्ति का भोजन है। 26.27 के दो में मतलब दोषी या अपराधी के भोजन के लिए खर्च की गई धनराशि आरोप पत्र दाखिल करते समय नियम 10.109 के मुताबिक न्यायिक विभाग से वसूल की जानी चाहिए। 22.39 और 26.30 गवाहों के भोजन एवं यात्रा खर्चे के लिए दी गई अग्रिम धनराशि के लिए खर्च लेने संबंधी निर्देश 27.28 में है। 27.28 के 3 में गवाहों के भोजन और यात्रा खर्च के लिए दी गई अग्रिम धनराशि धन सड़क प्रमाण पत्र में लिखा जाए और मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप पत्र दाखिल करते समय फॉर्म नंबर 10.14 के 1 पर रसीद देकर न्यायिक विभाग से वसूल किया जाना चाहिए। 22.41 सीएल पर जाने से पहले किट जमा करने के विषय में रूल 6.11 के 3 में फॉर्म जमा करना। 22.42 का 1 सभी शादीशुदा पुलिस अधिकारियों को पीपीआर 3.19 के अनुसार क्वार्टर दिया जाएगा। 22.42 का 2 अगर क्वार्टर उपलब्ध है तो शादीशुदा पुलिस अधिकारी किराए पर नहीं रहेंगे, अगर क्वार्टर उपलब्ध नहीं है तो किराए पर रह सकते हैं। 22.44 नोटिस एवं नोटिस बोर्ड। 22.45 थाने के 25 रजिस्टर क्रमानुसार रखने का प्रावधान। 22.46 पुलिस महानिदेशक, इंस्पेक्टर जनरल या फिर मान लो पुलिस कमिश्नर के आदेश के बिना रजिस्टरों में कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। 22.77 एसएचओ अथवा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में थाने के मुंशी द्वारा एसएचओ के रूप में कार्य करना। आप सोच रहे होंगे कि 22.46 के बाद 22.77 कैसे बता दिया, तो उसके बीच में रजिस्टर है और रजिस्टर के लिए मैंने अलग सी वीडियो बना रखी है, आप उसको देख लेना रजिस्टर के लिए। 22.78 और 21.3 के 4 में चौकीदारों की थाने में हाजिरी की रोजनामचे में रपट। 22.79 नोटिसों के बारे में हिदायतें। 22.79 के 1 के ए में लावारिस लाशों का फार्म। 22.79 के 1 के बी में खोए हुए व्यक्तियों के बारे में फार्म। 22.79 के 1 के सी में लावारिस संपत्ति के बारे में फार्म, इसमें पशु भी इंक्लूड है। 22.79 के 1 के डी में खोई हुई या चुराई हुई संपत्ति का फार्म। अध्याय 23 अपराधों की रोकथाम। एग्जाम में एक बार ये भी पूछा गया था कि भाई अपराधों की रोकथाम किस अध्याय में है, तो इस तरह से आप है ना जो अध्याय दे रखे हैं 21 से 28 तक उनको भी याद कर लेना, कई बार पूछ सकता है। 23.3 टिकरी पैरा, पिकेट निगरानी ड्यूटी, ग्रामीणों द्वारा गश्त, पेट्रोलिंग बाय विलेजर्स, नियम 2.24 में। 23.4 निगरानी गश्त रजिस्टर नंबर 10, सर्विलेंस रजिस्टर नंबर 10, फॉर्म नंबर 23.4 के 1 में रेलवे पुलिस के सिवाय सभी पुलिस थानों में निगरानी रजिस्टर नंबर 10 होता है। 23.5 निगरानी रजिस्टर में इंदराज तथा निस्तारण, एंट्री और कैंसिलेशन। 23.7 निगरानी की विधि। 23.8 इतिवृत्त मतलब हिस्ट्री शीट तैयार करना, डीसीपी की पूर्व अनुमति से एसएचओ हिस्ट्री शीट खोल सकता है। 23.9 इतिवृत्त मतलब हिस्ट्री शीट कब खोली जाएगी। 23.9 के 1 में शर्त पर या अभियुक्त को छोड़कर सभी अपराधी जिनका नाम रजिस्टर नंबर 10 में हो उनकी हिस्ट्री शीट खोली जानी चाहिए। 23.9 के 2 में क्या रखे, निगरानी रजिस्टर नंबर 10 में नाम नहीं है परंतु रेलवे स्टेशनों पर आदतन अपराधी है उसकी हिस्ट्री शीट खोली जानी चाहिए। 23.9 के 3 में परिचित एवं संदिग्ध अपराधी घुमक्कड़ जो रेलवे स्टेशनों पर अपराध करते हैं उनकी हिस्ट्री शीट खोली जानी चाहिए। 23.10 हिस्ट्री शीट की अभिरक्षा और रख रखाव, इन्हें 3 बंडलों में रखा जाता है। बंडल ए जिन अपराधियों को नाम निगरानी रजिस्टर नंबर 10 में होते हैं मतलब एक्टिव अपराधी। बंडल बी जिन अपराधियों का नाम निगरानी रजिस्टर नंबर 10 में नहीं होते मतलब शांत अपराधियों के नाम। बंडल सी लंबी सजा काट रहे अपराधियों के नाम, जो अपराधी जेल में है उनके नाम। 23.11 हिस्ट्री शीट की जांच जीओस द्वारा। 23.12 हिस्ट्री शीट व पर्सनल फाइल का वर्ताव मतलब व्यवहार, मतलब हिस्ट्री शीट व व्यक्तिगत फाइल का रख रखाव। 23.12 का 1 जो आदतन अपराधी नहीं रहे उनकी हिस्ट्री शीट पर्सनल फाइल में बदल दी जाएगी।
23.12 का 2, अपराधी द्वारा निवास स्थान बदलने पर हिस्ट्री शीट व पर्सनल फाइल नए थाने में भेज दी जाएगी जिस थाने क्षेत्र में अब अपराधी रहेगा। 23.12 का 3, अपराधी की मृत्यु होने पर हिस्ट्री शीट व पर्सनल फाइल नष्ट कर दी जाएगी। 23.12 का 4, ये उपरोक्त सभी कार्य जीओज के आदेश पर होंगे। मतलब जो है अभी बताई है 23.12 का 1, 23.12 का 2, 23.12 का 3, ये सभी उपरोक्त कार्य जीओज के आदेश पर होंगे। 23.13, व्यक्तिगत फाइल का रखरखाव एवं निपटारा। 23.14, हिस्ट्री शीट व पर्सनल फाइल की सूची। 23.15, ग्राम अपराध रजिस्टर नंबर 9 के भाग 4 के मामलों का इंदराज मतलब एंट्री। रजिस्टर नंबर 9 के 4 खुफिया नोटबुक में मैटर्स की एंट्री होती है। 23.16, असामाजिक तत्वों की सूची, बैड कैरेक्टर रोल, वीसी रोल। वीसी रोल का नक्शा भी 23.16 में बनता है। 23.17, सूचना प्रपत्र मतलब इंफॉर्मेशन शीट 3 बार जारी की जाती है, एक बार गिरफ्तारी के समय, दूसरी बार चालान के समय, तीसरी बार सजा होती है उस समय, मतलब दोषी हो जाता है आदमी जब। रजिस्टर नंबर 12 में इंफॉर्मेशन शीट की एंट्री होती है। 23.17 का 1, इंफॉर्मेशन शीट जारी करने का फॉर्म। 23.17 का 2, इंफॉर्मेशन शीट रखने का फॉर्म। 23.18, कोलाहल, गुहार, शोर व गुगा नोटिस मतलब हुई एंड क्राई नोटिस। 23.19, गंभीर अपराधों के संबंध में आसूचना का प्रचार। 23.20, भगोड़े फरार व्यक्तियों का जिला रजिस्टर। 23.22, घोषित अपराधी रजिस्टर मतलब पीओ रजिस्टर। पीओ रजिस्टर हर जिले में फॉर्म नंबर 23.22 के 1 के अनुसार रखे जाते हैं। 23.24, व्यक्ति को घोषित अपराधी पीओ बनाने की प्रक्रिया। 23.25, पीओ की सूची। 23.30, सीआरपीसी की धारा 110 से 118 की कार्रवाई, आदतन अपराधियों को अच्छे व्यवहार या शांति बनाए रखने के लिए जमानत। 23.32, सीआरपीसी की धारा 107, 151 के अधीन कार्रवाई, शांति भंग या लड़ाई झगड़ा करने पर। 23.33, जेल अधिनियम और क्षमा नियमों के अंतर्गत सजा समाप्ति से पहले ही रिहा किए गए अभियुक्त। 23.34, सीआरपीसी की धारा 401 के अनुसार सशर्त रिहा किए गए अभियुक्त। 23.35, अच्छा व्यवहार रखने वाले कैदियों की सशर्त रिहाई। 23.36, कैदियों की रिहाई नोटिस। 23.37, रिहाई नोटिस प्राप्त होने के बाद की प्रक्रिया। 23.38, रिहा कैदियों की निगरानी। 23.39, वे रिहा किए गए अभियुक्त जिनके संबंध में सीआरपीसी सेक्शन 565 के अधीन आदेश दिया गया हो। ये जो धारा है 565, ये पुरानी सीआरपीसी होती थी, इस सीआरपीसी से पहले उसकी धारा है। 23.40, पेशेवर अपराधियों पर नियंत्रण। 23.41, पेशेवर अपराधियों का विभाजन। अध्याय 24, पुलिस को सूचना। 24.1, एफआईआर दर्ज करने का तरीका व कार्यवाही। 24.3, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट पर कार्रवाई मतलब असंज्ञेय अपराध की रिपोर्ट पर कार्रवाई। 24.4, रिपोर्टों के डाउटफुल होने पर कार्यवाही मतलब जेरे तफ्तीश। एसएचओ संज्ञेय अपराध की सूचना को लंबित रख सकता है यदि ऐसा संदेह हो कि सूचना सही नहीं है। 24.5, एफआईआर का रजिस्टर। 24.5 का 1, एफआईआर के फॉर्म की संख्या। 24.6, रेलवे के मामले। 24.7, मामलों का निरस्तीकरण केस रद्द करना मतलब प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा। 24.8, संज्ञेय अपराधों का रजिस्टर। 24.8 का 1, संज्ञेय अपराधों में एसपी प्रथम विशेष सूचना रिपोर्ट डीएम को भेजता है। 24.9, छोटे छुटपुट अल्प अपराधों का रजिस्टर। 24.11, छुटपुट अपराध रजिस्टर की क्रियाविधि मतलब कलंदरा तैयार करना। 24.12, पुलिस थाने की विशेष रिपोर्ट। 24.12 का 1, पुलिस थाने की विशेष रिपोर्ट एसएचओ गंभीर अपराध होने पर सीनियर अधिकारी को पेश करता है।
24.13 विशेष रिपोर्ट एसएचओ द्वारा सीनियर अधिकारी को डाक द्वारा भेजना। 24.14 विशेष रिपोर्ट डीसीपी द्वारा मजिस्ट्रेट या ज्वाइंट सीपी रेंज को भेजना। 24.17 लगातार और अंतिम रिपोर्ट सेक्शन 173 सीआरपीसी का चलान। 24.18 विशेष रिपोर्ट का रिकॉर्ड। 24.18 का 1A मृत्यु, B डकैती, C अन्य अपराध। 24.18 का 2 किसी केस विशेष के लिए एक विशेष फाइल खोली जा सकती है। 24.19 आबकारी अधिकारियों के रूप में पुलिस की ड्यूटी। अध्याय 25 अन्वेषण तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन। 25.1 एसएचओ को तफ्तीश के अधिकार सीआरपीसी सेक्शन 156 के अनुसार। 25.2 आयोग के तफ्तीश के अधिकार सीआरपीसी सेक्शन 160 से 175 के अनुसार। 25.3 जीरो एफआईआर जब किसी दूसरे थाने में हुए अपराध की सूचना किसी अन्य थाने में दर्ज की जाती है तो उसे जीरो एफआईआर कहते हैं। 25.4 जीरो एफआईआर मिलने पर तुरंत तफ्तीश करेंगे। 25.5 अधिकार क्षेत्र पर विवाद। 25.6 कार्य ग्रहण करने व कार्य मुक्त हुए अधिकारियों द्वारा केस डायरी पर हस्ताक्षर। 25.7 जीरो एफआईआर संबंधित थाने में भेजे जाने के बाद जिस थाने में जीरो एफआईआर दर्ज हुई थी उस थाने में रद्द कर दी जाएगी एसपी या डीसीपी के द्वारा। 25.9 ऑप्शनल इन्वेस्टिगेशन। 25.9 का 1 सीआरपीसी सेक्शन 157 बी की कार्रवाई एसएचओ को लगता है कि तफ्तीश करने लायक नहीं है तो तफ्तीश नहीं करेगा। 25.9 का 2 अगर किसी महत्वपूर्ण मामले में तफ्तीश करनी है तो छोटे मामलों की तफ्तीश को पेंडिंग रख सकते हैं। 25.9 का 3 सूचना देने वाले को तफ्तीश के बारे में मैसेज दिया जाएगा। 25.9 का 4 जब तफ्तीश न की जा रही हो तो एफआईआर में एक नोट लिख दिया जाएगा कि शिकायतकर्ता मामले में तफ्तीश नहीं करवाना चाहता। 25.10 घटना स्थल पर एक अधिकारी की तत्काल रवानगी सेक्शन 157 सीआरपीसी के तहत। 25.11 असंज्ञ मामलों से संबंधित तफ्तीश। 25.11 का 1 असंज्ञ मामलों में तफ्तीश मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं करेंगे। सीआरपीसी सेक्शन 155.2 में भी है ये बात। 25.11 का 2 सीआरपीसी सेक्शन 155.2 के अनुसार मजिस्ट्रेट का आदेश आने के बाद तफ्तीश। 25.11 का 3 उच्च न्यायालय के आदेश पर असंज्ञ अपराध के वे गंभीर मामले जिनमें तफ्तीश करने के विशेष कारण हो सीआरपीसी सेक्शन 202 के अनुसार। 25.12 केस में दिए गए सभी लिखित आदेश केस डायरी में दर्ज करें। 25.13 नक्शा मौका तैयार करना या मानचित्र तैयार करना। घटना स्थल पर 2 नक्शे मौके तैयार किए जाएंगे। 25.14 तफ्तीश में वैज्ञानिक या तकनीकी सहायता आईओ विशेषज्ञ की सहायता ले सकता है। 25.15 हस्तलेखन हैंड राइटिंग। 25.16 सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध केस में उनके विभाग को सूचित करना चाहिए। 25.17 महत्वपूर्ण केसों में जीओ केसों का अध्ययन करना चाहिए। 25.18 सीआरपीसी की धारा 161 के अनुसार रिकॉर्ड किए गए बयान को अलग से सीडी के साथ अटैच होंगे। 25.18 गए मुखबरों और एजेंटों के नाम गुप्त रखे जाएंगे। एविडेंस एक्ट सेक्शन 124 और 125 में भी है ये बात कि मुखबरों के एजेंटों के नाम गुप्त रखे जाएंगे। 25.19 चिकित्सा कानूनी राय। 25.20 घायल शिकायतकर्ता और गवाह के बयान दर्ज करना। 25.20 का 1 पीपीआर 25.56 का 1 में आरोप पत्र तैयार करना। 25.21 मृत्युकालीन कथन या मृत्युकालीन घोषणा डाइंग डिक्लेरेशन। एविडेंस एक्ट सेक्शन 32 में भी मृत्युकालीन कथन है। 25.21 का 1 अगर संभव हो तो मृत्युकालीन घोषणा किसी मजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड की जानी चाहिए। 25.21 का 2 यदि संभव हो तो मृत्युकालीन घोषणा करने वाले व्यक्ति का चिकित्सा अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा करे कि वह ठीक बयान देने की स्थिति में है या नहीं। 25.21 का 3 यदि मजिस्ट्रेट या कोई राजपत्रित पुलिस अधिकारी उपस्थित न हो तो पुलिस विभाग या केस से संबंध रखने वाली पार्टी के अलावा 2 या 2 से अधिक विश्वास योग्य गवाहों की उपस्थिति में मृत्युकालीन घोषणा रिकॉर्ड की जानी चाहिए। 25.21 का 4 मृत्युकालीन कथन के समय कोई गवाह नहीं हो तो 2 या 2 से अधिक पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में मृत्युकालीन घोषणा रिकॉर्ड की जानी चाहिए।
25.21 का 5 पुलिस अधिकारी से की गई मृत्युकालीन घोषणा सीआरपीसी सेक्शन 162 के अधीन घोषणा करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए। वैसे तो जो अन्य कोई भी बयान होते हैं उन पे एक सीआरपीसी सेक्शन 162 के अकॉर्डिंग साइन नहीं होते, पर मृत्युकालीन कथन सीआरपीसी 162 के अधीन सिग्नेचर होते हैं। 25.22 महिलाओं की डॉक्टरी सीआरपीसी सेक्शन 53.2 में है और रेप पीड़ित महिला की डॉक्टरी सीआरपीसी सेक्शन 164A में है। 25.23 पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी सीआरपीसी सेक्शन 103, 165 और 166 की तलाशी। 25.23 का 1 सीआरपीसी सेक्शन 100 का 5 व सेक्शन 103 का 2 के अनुसार तलाशी की सूची तैयार करना। 25.23 का 1 का ए सीआरपीसी सेक्शन 165 और 166 की तलाशी। 25.23 का 1 का बी सीआरपीसी सेक्शन 103 का 1 गवाह की तलाशी का फॉर्म। 25.25 खोज कानून ट्रैक लॉ। 25.26 फुटप्रिंट और खोज संबंधी साक्ष्य का महत्व। 25.27 अपराध कबूल करना। 25.28 मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए बयान सीआरपीसी सेक्शन 164 और 306 के बयान। 25.29 अपराध कबूल करने वाला अभियुक्त और सिफारिश करने वाला। 25.31 मरण अन्वेषण इंक्वेस्ट मृत्यु के कारण की जांच पड़ताल सीआरपीसी सेक्शन 174 और 176 की कार्रवाई। 25.31 का 2 का डी जेल के अंदर आकस्मिक व नेचुरल डेथ होने पर संबंधित थाना अधिकारी तुरंत मजिस्ट्रेट को बताएगा। जब तक मजिस्ट्रेट नहीं आ जाता जब तक कोई भी शव को न तो छुएगा और न ही वहां से हटाएगा। 25.32 सेक्शन 174 सीआरपीसी के अधीन तफ्तीश आत्महत्या पर पुलिस का तफ्तीश करना व रिपोर्ट भेजना। 25.33 आईओ द्वारा मृत्यु घटना स्थल पर कार्रवाई। 25.34 का 5 मृत्यु के कारण जानने के लिए दबे हुए शव को 21 दिनों बाद एसडीएम की अनुमति व सिविल सर्जन की राय लेकर शव को खोद कर निकालना। सीआरपीसी सेक्शन 176.3 में भी दबे हुए शव को निकालने के बारे में बता रखा है। मृत्यु के कारण जानने के लिए दबे हुए शव को निकालने के बारे में बता रखा है। 25.35 मरण इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इंक्वेस्ट रिपोर्ट सीआरपीसी सेक्शन 174 और 176 की इंक्वेस्ट रिपोर्ट की एंट्री रजिस्टर नंबर 6 का 4 में भी होती है। 25.35 का 1 25.35 का 1 का ए प्राकृतिक कारण से मृत्यु। 25.35 का 1 का बी हिंसा या दुर्घटना से मृत्यु। 25.35 का 1 का सी जहर से मृत्यु। 25.36 शव परीक्षण मतलब पोस्टमार्टम योग्य सर्जन द्वारा कब और कैसे किया जाएगा। सीआरपीसी सेक्शन 174 में पोस्टमार्टम होता है। 25.37 जब शव को चिकित्सा परीक्षा के लिए भेजने से पहले और भेजते समय आईओ द्वारा की जाने वाली कार्रवाई। 25.38 अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी को मोर्चरी में 72 घंटे सुरक्षित रखेंगे। 25.39 शव अथवा चोटग्रस्त लोगों के साथ जाने वाला फार्म जो चिकित्सा अधिकारी के पास भेजा जाता है। 25.40 चिकित्सा परीक्षण के लिए वस्तुएं कैसे भेजें। 25.41 रासायनिक परीक्षण प्रचार का चैनल या तरीका। 25.41 का 1 मानव द्वारा विषपान के मामले को छोड़कर अन्य मामले पुलिस द्वारा रासायनिक परीक्षक के पास भेजे जाएंगे। विष के मामले की सूचना सिविल सर्जन के माध्यम से भेजी जाएगी। 25.41 का 2 रासायनिक परीक्षण के लिए भेजी गई वस्तुओं को बांधने के संबंध में नियम। 25.41 का 4 परीक्षण रिपोर्ट के लिए रासायनिक परीक्षक के पास वस्तुओं को भेजने, सुरक्षित रखने और पैकिंग प्रदर्शित चीजों के लिए नियमों का अधिक ध्यान देना और सावधानी बरतने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। 25.42 विस्फोटक पदार्थ परीक्षण के लिए संबंधित लैब में भेजें। 25.43 जहर खाने या देने के मामलों की प्रक्रिया। 25.46 भारत सरकार के सीरम विज्ञानी कलकत्ता को भेजी गई वस्तुएं विसरा भेजने संबंधी दिशा निर्देश। 25.47 चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट CFSL या FSL रिपोर्ट। 25.50 संपत्ति के प्रत्यार्पण मामले की जब्ती। 25.51 का 1 गवाहों द्वारा पहचान। 26.32 संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान TIP। एविडेंस एक्ट सेक्शन 9 और CRPC सेक्शन 54A में भी TIP के बारे में बता रखा है।
25.51 का 2 आरोप पत्र तैयार करना व प्रस्तुत करना, मतलब चार्जशीट तैयार करना और प्रस्तुत करना। 25.52 आसूचना और गुहार नोटिस का प्रचार। 25.53 केस डायरियां, सीआरपीसी सेक्शन 172 में भी केस डायरियां मतलब सीडी हैं। 25.54 केस डायरियों का रिकॉर्ड या जीवनियों का रिकॉर्ड। 25.54 का 1 केस डायरियों का फॉर्म। 25.54 का 5 केस डायरी की एक कॉपी थाने में रखी जाएगी जिसकी अलग से फाइल होगी। यह फाइल 27.39 के 5 के अनुसार निर्धारित अवधि के बाद नष्ट कर दी जाएगी। 25.55 केस डायरियों की फाइलें। 25.56 अपूर्ण आरोप पत्र, इनकम्प्लीट चार्जशीट। 24 घंटे में छानबीन पूरी न हो सकने पर की जाने वाली सीआरपीसी सेक्शन 167 के अनुसार पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी की कार्रवाई। 25.56 का 1 आरोप पत्र का फार्म मतलब चार्जशीट का फार्म। सीआरपीसी सेक्शन 173 की पुलिस रिपोर्ट का फार्म। 25.57 तफ्तीश की समाप्ति और अंतिम रिपोर्ट। 25.57 का 2 का 1 अपने सामर्थ्य अनुसार सभी उपाय करने के उपरांत यदि पुलिस अन्वेषण करने में असफल रहती है और अन्वेषण को खत्म करना वांछित समझा जाता है तो सीआरपीसी सेक्शन 173 के मुताबिक फार्म नंबर 25.57 का 2 भरकर अंतिम रिपोर्ट पेश की जाएगी। 25.58 अन्वेषण अधिकारी के किट की व्यवस्था मतलब आईयू किट। इसमें कुल 18 वस्तुएं होती हैं। अध्याय 26 गिरफ्तार होना, फरार होना और अभिरक्षा। 26.1 गिरफ्तारी के लिए अधिकार सीआरपीसी सेक्शन 41 के अनुसार। 26.3 गिरफ्तारी टालने मतलब गिरफ्तारी न करने के अधिकार सीआरपीसी धारा 41A के अनुसार, जो 41A का जो नोटिस होता है वो उसके अनुसार मतलब। 26.3 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी सीआरपीसी सेक्शन 51 के अनुसार। सीआरपीसी सेक्शन 51.2 में महिला की तलाशी होती है। 26.4 और 22.14 में हवालात होती है लॉकअप। 26.5 घोषित व फरार व्यक्ति जिसकी तलाश पुलिस को है उसके लिए गिरफ्तारी वारंट निकालना। 26.6 गिरफ्तार व्यक्ति अगर बीमार हो तो उसका इलाज करवाएंगे। सीआरपीसी सेक्शन 55A गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का ध्यान रखना। सीआरपीसी सेक्शन 55A एग्जाम में कई बार पूछ रखे है ये। 26.7 गिरफ्तार व्यक्ति की सी पहचान करें मतलब नाम पता वेरीफाई करना। 26.8 गिरफ्तारी की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजेंगे सीआरपीसी सेक्शन धारा 58 के अनुसार। 26.8 का 2 गिरफ्तारी की रिपोर्ट का फॉर्म सीआरपीसी सेक्शन 62 के अनुसार। 26.9 मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी द्वारा संज्ञेय अपराध के बारे में टेलीग्राम प्राप्त होने पर गिरफ्तारी। 26.10 का 7 अन्य जिलों से पुलिस बल की मांग के लिए रोजनामचे में रपट मतलब एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स मंगवाने के लिए। 26.13 लोक सेवक या पब्लिक सर्वेंट की गिरफ्तारी की रिपोर्ट तुरंत उसके विभाग को देंगे। 26.14 सेनाओं में काम करने वाले की गिरफ्तारी की रिपोर्ट तुरंत उसके विभाग में देंगे। 26.16 भगोड़े में फरार व्यक्ति की गिरफ्तारी। सीआरपीसी सेक्शन 41.1 का ई में अभिरक्षा से फरार व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तारी और 41.1 के एफ में फौजी भगोड़े की बिना वारंट गिरफ्तारी होती है। 26.16 का 6 फौजी भगोड़े व फरार व्यक्तियों का रजिस्टर का फॉर्म नंबर PPR 22.54 के रजिस्टर नंबर 4 के 3 में फौजी भगोड़े होते हैं। PPR 16.7 एक भगोड़े का वर्णनात्मक रोल का फॉर्म नंबर। 26.17 जुआ अधिनियम के तहत वारंट 15 दिन के अंदर तामील नहीं हुआ है तो मजिस्ट्रेट या डीसीपी उसे कैंसिल करके जरूरत हो तो दोबारा जारी करेंगे। जुआ अधिनियम के अधीन वारंट से गिरफ्तारी। 26.18 सिविल कैदियों की गिरफ्तारी। 26.18A महिलाओं की गिरफ्तारी। सीआरपीसी सेक्शन 46.4 और 60A के अनुसार सूर्यास्त और सूर्य उदय के बीच स्त्री को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। असाधारण परिस्थितियों में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति लेकर महिला पुलिसकर्मी द्वारा ही गिरफ्तारी की जा सकती है।
26.19 शराबियों की गिरफ्तारी। शराब पीकर गली में हुड़दंगबाजी करने पर बिना वारंट गिरफ्तारी। 26.19 ए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की गिरफ्तारी करने के लिए बिना स्टॉप पे, मतलब नॉन स्टॉप स्टेशन है कोई, उस पर एसीपी रैंक का अधिकारी रेल को रुकवा सकता है। बिना स्टॉप पे रेल को रुकवा सकता है, मतलब एसीपी रैंक का अधिकारी। 26.20 गिरफ्तार व्यक्ति का ट्रांसफर, एक जेल से दूसरी जेल में भेजना। 26.21 जमानत और पहचान। 26.21 का 5 जमानतनामा का फार्म, मतलब बेल बॉन्ड का फार्म, सीआरपीसी सेक्शन 169 के अनुसार। 26.22 हथकड़ी का प्रयोग कब करें। 26.23 हथकड़ी का प्रयोग कब ना करें। 26.25 बीमार तथा घायल व्यक्ति को गिरफ्तारी के तुरंत बाद हॉस्पिटल में ले जाएंगे। सीआरपीसी सेक्शन 55 ए गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का ध्यान रखना। 26.25 का 2 पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट को अभियुक्त की पुलिस हिरासत के लिए प्रार्थना पत्र देना। 26.26 अपराधी को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। सीआरपीसी सेक्शन 57 बिना वारंट गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को पेश करना। सीआरपीसी सेक्शन 76 वारंट से गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। 26.27 अपराधी व्यक्ति का भोजन। 22.38 और 27.27 में भी अपराधी व्यक्ति का भोजन है। 26.27 का 2 दोषी मतलब अपराधी के भोजन के लिए खर्च की गई धनराशि आरोप पत्र दाखिल करते समय नियम 10.109 के मुताबिक न्यायिक विभाग से वसूल की जानी चाहिए। 26.28 कैदियों से मिलने वाले से बातचीत करवाना और बातचीत के बाद उप नियम 26.3 के 2 के अनुसार कैदियों की तलाशी। 26.29 हवालात के बाहर लटकाए गए। 26.3, 26.27 व 26.28 पीपीआर के आदेश की कॉपी। 26.30, 26.30 और 22.39 गवाहों के भोजन एवं खर्च। गवाहों के भोजन या यात्रा खर्च के लिए दी गई अग्रिम धनराशि के लिए खर्च लेने संबंधी निर्देश 27.28 में है। 27.28 के 3 गवाहों के भोजन या यात्रा खर्च के लिए दी गई अग्रिम धनराशि धन सड़क प्रमाण पत्र में लिखा जाए और मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप पत्र दाखिल करते समय फार्म नंबर 10.14 का 1 पर रसीद देकर न्यायिक विभाग से वसूल किया जाना चाहिए। 26.31 पुलिस हिरासत मतलब पुलिस कस्टडी में मृत्यु होने पर कार्रवाई। सीआरपीसी सेक्शन 176 की कार्रवाई। 26.32 संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान। टीआईपी एविडेंस एक्ट सेक्शन 9 सीआरपीसी सेक्शन 54A में भी टीआईपी के बारे में बता रखा है। टीआईपी का फार्म नंबर 26.32 का 1 का ई है। 25.51 का 1 गवाहों द्वारा पहचान। अध्याय 27 अभियोजन और न्यायालय के कर्तव्य। 27.1 आरोप पत्र तैयार करना और जांच की प्रक्रिया मतलब चार्जशीट तैयार करना और जांच की प्रक्रिया। आरोप पत्र फार्म नंबर 25.56 का 1 में सीआरपीसी सेक्शन 173 के अनुसार अंतिम रिपोर्ट का कार्य करता है। 27.1 का 3 चालान का मेमो का फार्म। 27.2 का 1 का ए कन्वेक्शन स्लिप का फार्म सजा स्लिप का फार्म। 27.3 पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब पीपी के कर्तव्य लोक अभियोजक के कर्तव्य। 27.4 लोक अभियोजक के रूप में पुलिस अधिकारी के कर्तव्य। 27.5 आयु 500 रुपए से कम की जमानत नहीं देगा। 27.6 रेलवे के मामलों में मुकदमा चालान। 27.7 सीआरपीसी की धारा 110 के अधीन मामला का अभियोजन। 27.8 जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर सजा। 27.9 पुलिस द्वारा विवरण तैयार करना पुलिस ब्रीफ तैयार करना। 27.10 पूर्व दोषसिद्ध का प्रमाण। 27.12 व्यवस्था कायम रखना और न्यायालय में कैदियों पर निगरानी रखना। 27.13 आईपीसी की धारा 420 के मामले। 27.14 अभियोजन करने वाली एजेंसी का संगठन। 27.15 अभियोजन एजेंसी के प्रमुख के कर्तव्य।
27.16 का 6 रजिस्टर नंबर 6 के 2 के जमानत पर पाबंद व्यक्तियों का रजिस्टर का फार्म नंबर। 27.17 संपत्ति के संबंध में कर्तव्य। 27.18 संपत्ति की सुरक्षित अभिरक्षा। 27.20 न्यायालय बंद होने या छुट्टियां होने पर प्रोसिक्यूशन स्टाफ की हाजिरी। 27.21 कैदियों की संपत्ति को कब्जे में लेना। 27.23 दोषी को पुलिस द्वारा सीआरपीसी की धारा 161 के बयान की व 173 के 4 के तहत चालान पेश करने के दौरान चालान की कॉपी देना। 27.24 सबूत के रूप में पुलिस रिकॉर्ड को पेश करना। 27.26 पुलिस पर हमले के आरोपी की शीघ्र अभियोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए। 27.27 अपराधी व्यक्तियों के लिए भोजन। 27.28 गवाहों के लिए भोजन और यात्रा खर्च के लिए अग्रिम धनराशि देना। 27.29 दोष सिद्धि का रिकॉर्ड। 27.32 आरोप पत्रों और दोष सिद्धि चिट्ठों को भेजने वाला रजिस्टर। 27.34 न्यायालयों से दोष सिद्धि की सूचना। 27.36 सामान्य अपराध रजिस्टर। 27.38 एफआईआर एवं सीडी का रिकॉर्ड। अध्याय 28 रेलवे पुलिस एवं अन्य विशेष नियम। 28.4 रेलवे पुलिस में भर्ती एवं प्रशिक्षण। 28.5 कर्तव्य एवं शक्तियाँ। 28.9 जिला पुलिस से संबंध। 28.13 बीट व्यवस्था का निर्धारण, पुलिस में बीट बनती है। 28.14 कस्बे में पुलिस का विभाजन, एएसआई एसआई डिवीजन इंचार्ज लगाए जाते हैं। 28.15 बीट ऑफिसर, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल बीट ऑफिसर होते हैं। 28.16 सिपाहियों की ड्यूटी के घंटे दिन रात मतलब स्पष्ट प्रकार से लिखे होंगे और साप्ताहिक रेस्ट दिया जाएगा। 28.17 बीट बुक। 28.18 स्थायी यातायात बिंदु, बीट और गश्त पेट्रोल। 28.19 गाड़ियों की पार्किंग। 28.20 गार्ड बीट एवं गश्त का पर्यवेक्षण। 28.21 हथियार एवं गोला बारूद की बिक्री पर रिपोर्ट। 28.22 आग लगने पर पुलिस के कर्तव्य। 28.23 फायर ब्रिगेड। 28.24 मेले। 28.24 की 3 मेलों में अपराधों की रोकथाम करना व कानून व्यवस्था बनाए रखना। 28.25 कस्बे के चौकीदार।